नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोलॉजी में। और मैं हूं जानी एंड आई एम हियर फॉर यू हेल्प यू फॉर क्रैकिंग द नॉट एग्जाम एंड NCLEX RN एग्जाम एंड अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम. Today we are going to discuss about the LGBs. That is a very important topic in view of the any kind of exam in the nursing field. So let's discuss about the LGBs और GBS. सबसे पहला जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि LGBS की फुल फॉर्म क्या है, तो हमारे दिमाग में रहता है लोअर गुलेन-बेयर सिंड्रोम, जबकि ऐसा नहीं है जी। LGBS का पूरा फुल फॉर्म जो है वो है दोस्तों लैंड्री गुलेन-बेयर सिंड्रोम, और हम पढ़ रहे हैं GBS को गुलेन-बेयर सिंड्रोम बोलते हैं और इसी को ही हम लैंड्री गुलेन-बेयर सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो बात करते हैं GBS क्या होता है। तो GBS जो है एक एक्यूट ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पेरिफेरल न्यूरॉन का डीमाइलिनेशन हो जाता है। इस वजह से पेशेंट के अंदर मसल्स वीकनेस देखने को मिलता है, और जो मसल्स वीकनेस जो होता है वो असेंडिंग शुरू होता है। पहले जीबीएस के अंदर हमेशा याद रखना है, जीबीएस के अंदर ऑलवेज पेरिफेरल नर्व में से लॉन्ग जो नर्व होती है वो सबसे पहले अफेक्ट होती है। तो सबसे पहले लॉन्ग नर्व कहाँ होती है? हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज में। तो सबसे पहले कहाँ क्या मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगा? लोअर लिम्ब, उसके बाद अपर लिम्ब, उसके बाद बल्बार नेक मसल्स देखने को मिलेगा, उसके बाद रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगा। तो पढ़ते हैं हम जीबीएस के बारे में। क्या है जीबीएस? बेटा जीबीएस का पूरा नाम है गुलेन-बेयर सिंड्रोम। ये क्या है? तो ये है दोस्तों एक्यूट 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 रैपिडली प्रोग्रेसिव ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसका? ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का है। क्या हो जाएगा? करेक्टराइज्ड बाय डीमाइलिनेशन, करेक्टराइज्ड बाय डीमाइलिनेशन ऑफ पीएनएस। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? लीड मसल्स वीकनेस एंड पैरालिसिस। तो जीबीएस क्या है? तो जीबीएस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो रैपिडली प्रोग्रेस करती है। इसमें क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन अफेक्ट देखने को मिलता है। क्या होता है? पीएनएस के न्यूरॉन अफेक्ट होता है, डीमाइलिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डीमाइलिनेशन हो जाता है द पीएनएस का। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? मसल्स वीकनेस हो जाएगा ऑन एंड पैरालिसिस हो जाएगा। क्या देखने को मिलेगा? पैरालिसिस देखने को मिलेगा, पैरालिसिस हो जाएगा। यस या नो? सबसे पहले कौन से मसल्स वीकनेस होगा? अगर मैं यहाँ की बात करूं कि ये आपके सामने जो डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये डायग्राम है आपके सामने। सबसे पहले कौन सा मसल्स वीक होगा? तो इसमें असेंडिंग वीकनेस हो जाता है। कौन सा होता है? असेंडिंग वीकनेस। अगर हम वीकनेस की बात करें तो असेंडिंग वीकनेस, ये असेंडिंग वीकनेस है जो एक पैर में हो जाएगी पहले, या सर दोनों ही पैर में एक साथ में होगी? पहले एक पैर में होगी फिर दूसरे पैर में होगी? क्या नहीं, ये कंटिन्यू दोनों पैरों के अंदर एक साथ होगा। ये सिमेट्रिकल असेंडिंग वीकनेस होगा। क्या होगा? सिमेट्रिकल जो असेंडिंग वीकनेस होगा वो सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो असेंडिंग वीकनेस है जो कहां देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले आप बताना है कि सर सबसे पहले असेंडिंग वीकनेस जो देखने को मिलेगा लोअर लिम्ब में। कहाँ होगा? लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के बाद में ये वीकनेस कहाँ देखने को मिलेगा? तो लोअर लिम्ब में ये वीकनेस देखने को मिलेगा अपर लिम्स के अंदर। क्या देखने को मिलेगा? अपर लिम्स के अंदर। लोअर लिम्ब के बाद वीकनेस कहाँ होगा? तो आपने बोलना है अपर लिम्स में, अपर लिम्स के बाद में ये वीकनेस कहाँ देखने को मिलेगा? तो बल्बार मसल वीकनेस, नेक मसल्स वीकनेस, बल्बार मसल्स वीकनेस।
बल्बार मसल्स वीकनेस। उसके बाद में क्या मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगा, तो उसके बाद में मसल वीकनेस देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस। रेस्पिरेटरी मसल्स वीक देखने को मिलेगा। दैट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इस यही हम कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसके सिम्टम्स देखने को मिलेगा स्पेशली। तो सबसे पहले कौन सा क्या देखने को मिलेगा इस पेशेंट के अंदर, कौन सा क्या वीकनेस देखने को मिलेगा, लोअर लिम्ब वीकनेस देखने को मिलेगा, उसके बाद अपर लिम्ब, उसके बाद बल्बार मसल्स, उसके बाद रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगा। तो व्हाट इज द जीबीएस सिंड्रोम, तो हमने बोला था जीबीएस सिंड्रोम एक रैपिड प्रोग्रेसिव डिजीज है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इसके अंदर क्या हो जाता है, जो पेरिफेरल नर्व होती है, न्यूरॉन होते हैं, उनकी डिमाइलिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिमाइलिनेशन हो जाता है। इट करेक्टराइज्ड बाय मसल्स वीकनेस एंड पैरालिसिस। मसल्स वीकनेस स्टार्टिंग कहाँ होता है, फर्स्ट जो मसल्स वीकनेस देखने को मिलता है यहाँ से, ये सेकेंड अपर, थर्ड मसल वीकनेस देखने को मिलेगा बल्बार मसल वीकनेस, फोर्थ रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगा। ये इसके अंदर पैटर्न रहेगा मसल्स वीकनेस होने का। क्या क्यों हो जाता है ऐसा, तो ऐसा हो जाता है क्योंकि मेन मोस्ट कॉमन कॉज तो क्या ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो जाता है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है, लाइक कंपाइलोबैक्टर जेजिनाई बैक्टीरिया हो जाएगा, साइटोमेगाली वायरस हो जाएगा ना, सॉरी। तो इस प्रकार के ट्रॉमा की वजह से देखने को मिल सकता है, आफ्टर सर्जरी की वजह से हो सकता है। ये वाले फैक्टर जो है वो जीबीएस करवा सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर रहेगा। उससे पहले हम समझते हैं कि सर हमारा हेल्थी न्यूरॉन कैसा होता है, इमेज से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा न्यूरॉन है और ये हमारी नर्व है। ये हमारी क्या है दोस्तों, तो ये हमारी नर्व लॉन्ग बोन है, ये सॉरी लॉन्ग नर्व है। आपको पता है, को हमने पढ़ा था न्यूरॉन शुरू के अंदर इस प्रकार से हमारा न्यूरॉन होता है, यस या नो, इस प्रकार से न्यूरॉन होता है। और इस न्यूरॉन पर क्या देखने को मिलती है, तो सर इस न्यूरॉन के ऊपर क्या देखने को मिलती है, ये माइलिन शीथ होती है। क्या होती है, ये माइलिन शीथ। तो जीबीएस सिंड्रोम में क्या होता है, इस माइलिन शीथ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है और ये माइलिन शीथ है जो डिमाइलिनेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, डिमाइलिन हो जाती है। कौन सा न्यूरॉन की, कौन से नर्व की बात करें, तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम की, पेरिफेरल नर्व डिमाइलिनेशन हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, तो ऐसा वायरस की वजह से देखने को मिल सकता है। कौन सा वायरस, अभी हम बात करेंगे, वायरस की वजह से हो सकता है, इम्यून सेल की वजह से, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज। तो ये जो एंटीजन बना है, ये एंटीबॉडी आकर के क्या कर दी, इस माइलिन शीथ को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। और माइलिन शीथ डैमेज हो जाएगी तो आपको पता है कि न्यूरॉन का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर, क्या कॉजेज है न्यूरॉन डिमाइलिनेशन होने के, कॉजेज ऑफ जीबीएस, कोज ऑफ जीबीएस। तो अगर मैं मोस्ट कॉमन कोज की बात करूं तो मोस्ट कॉमन कोज है ऑटो इम्यून रिएक्शन। ऑटो इम्यून रिएक्शन किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ ऑफ पेरिफेरल नर्व। माइलिन शीथ और पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्व। माइलिन शीथ, सॉरी, हाँ आयुष प्रणाम, पहुंच गया, चल ठीक बेटा, ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट। सॉरी। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कोजेज ऑफ जीबीएस। जीबीएस का क्या कोजेज है, तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन कोजेज क्या रहने वाला है, मोस्ट कॉमन कोजेज रहने वाला ऑटो इम्यून रिएक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, माइलिन शीथ। कहाँ की माइलिन शीथ, सर तो माइलिन शीथ होने वाली है पेरिफेरल नर्व की माइलिन शीथ के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, ये ऑटो इम्यून रिएक्शन हो जाएगा। दैट इज द मोस्ट कॉमन कोज। नेक्स्ट अगर मैं कोजेज की बात करूं तो कुछ कुछ वायरल इन्फेक्शन, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद में देखने को मिलता है। जैसे कौन कौन से वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में हमें एलजीबीएस देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला है कंपाइलोबैक्टर, कंपाइलोबैक्टर जेजेनाई, स्पेलिंग देख लेने, कंपाइलोबैक्टर जेजेनाई, JEJ
UNI कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, ये फिकोरल रूट से होता है। मान लो कंटामिनेटेड फूड है जो कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई से हो गया है, फिर उसको हमने खा लिया है, उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है? CMV साइटोमेगाली वायरस, CMV। और किसकी वजह से हो सकता है? EBV एपेस्टन बेयर वायरस। इसके अलावा और किसकी वजह से होता है? माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म, निमोनियाई, एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। इन वायरस की वजह से, इन बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर मैं अगर बात करूं कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, तो ये जो कोज करता है टोटल 7.5% जो टोटल GBS के पेशेंट आते हैं उसके अंदर 7.5% जो होते हैं जिनकी हिस्ट्री होती है कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई से या इन इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो ये वाला इन्फेक्शन हो जाएगा अगर किसी पेशेंट में, अगर मान लो कि किसी पेशेंट के अंदर साइटोमेगाली वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया हो गया है, इन्फ्लुएंजा वायरस का हो गया है, या फिर कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई का इन्फेक्शन हो गया है, तो ये इन्फेक्शन के बाद में आफ्टर दिस इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन होने के 1 to 3 वीक क्या हो जाएगा? LGBS हो जाएगा। तो ये इन्फेक्शन होने के कितने टाइम बाद में GBS देखने को मिलता है? तो 1 से लेकर के 3 सप्ताह के अंदर या 1 महीने के अंदर सिम्टम देखने को मिलेगा। तो इनिशियली अगर मान लो कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो पेशेंट आपको एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग की कंप्लेन करेगा। उसके बाद में पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है? GBS हो सकता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एक पेशेंट है जिसके अंदर कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई का इन्फेक्शन हो गया है, अब कितने टाइम बाद में उसके अंदर LGBS हो सकता है? तो 1 से लेकर के 3 वीक में देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें याद रखना है। इसके बाद में, इसके अलावा और किस वजह से देखने को मिलता है? फॉलो वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बाद सर्जरी और ट्रॉमा, इसके बाद में भी इन्फेक्शन ये देखने को मिल सकता है। इसके बाद में भी LGBS जो है वो हो सकता है। तो हम बात करते हैं LGBS के कोजेस की। तो LGBS का कोजेस मोस्ट कॉमन कोजेस है ऑटोइम्यून रिएक्शन हो जाता है। उसके बाद में कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई जो फिकोरल रूट से होता है, पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को डिस्टर्बेंस करेगा, उसके बाद में पेरिफेरल नर्व को डिमाइलिनेशन करेगा। इसके अलावा CMV वायरस हो गया, एपिस्टन बेयर वायरस हो गया, माइकोप्लाज्म हो गया, निमोनिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये VI वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। इन वायरस के इन्फेक्शन होने के 1 से 3 वीक के अंदर GBS देखने को मिलेगा। यस या नो? इसके अलावा और वैक्सीनेशन के बाद में हो सकता है, सर्जरी के बाद में हो सकता है, ट्रॉमा के बाद में हो सकता है। देखो ये कोजेज है, एग्जाम में हमारे से नहीं पूछते, लेकिन फिर भी अगर पूछ लेगा तो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्या पैथोफिजियोलॉजी रहने वाली है। पैथोफिजियोलॉजी क्या रहने वाली है? पैथोफिजियोलॉजी ऑफ LGBS। तो LGBS की पैथोफिजियोलॉजी क्या रहने वाली है? तो सबसे पहले क्या होगा? ट्रिगर फैक्टर होगा। ट्रिगर करेगा क्या? इम्यून सेल, इम्यून सेल ट्रिगर करेगा किसको? ये इम्यून सेल क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट माइलिन शीथ, अगेंस्ट माइलिन शीथ। ओके जी। इसके बाद माइलिन शीथ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाने के बाद में क्या हो जाएगा? माइलिन शीथ डीमाइलिनेशन हो जाएगा। डीमाइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व लीड मसल्स वीकनेस।
मसल क्या हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएंगे। कैसा, असेंडिंग, असेंडिंग मसल वीकनेस हो जाएगा। दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द जीबीएस सिंड्रोम। तो सबसे पहले जो ऑटो इम्यून रिएक्शन होगा वो एंटीबॉडी बनेगा मालिन शीथ के अगेंस्ट, उसके बाद में मालिन शीथ वो क्या हो जाएगा, डीमालिनेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद में असेंडिंग वीकनेस हो जाएगा या असेंडिंग पैरालिसिस हो जाएगा। यस या नो? धीरे धीरे ये वापस बीमारी हो जाने के बाद में ये वापस रीमाइलिनेशन भी हो जाएगा, रीमाइलिनेशन, रीमाइलिनेशन। ग्रेजुअली take it will take up to 10 year। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। अब यहां पर मैं बताऊं सबसे पहले रीमाइलिनेशन किस में होगा। देखो जब जीबीएस सिंड्रोम में जो होता है असेंडिंग है, लेकिन इसमें रिकवरी जो है, जो ये रीमाइलिनेशन होगा, रीमाइलिनेशन, रीमाइलिनेशन जो पैटर्न रहेगा, रीमाइलिनेशन पैटर्न डिसेंडिंग होगा। क्या होगा, डिसेंडिंग होगा। सबसे पहले फर्स्ट रिकवरी कहां देखने को मिलेगा, फर्स्ट रिकवरी, फर्स्ट रिकवरी देखने को मिलेगा लास्ट वीकनेस। जहां सबसे बाद में लास्ट वीकनेस देखने को मिलेगा वहां पहले रिकवरी देखने को मिलेगा। यस या नो? तो आपसे ये चीज भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। वीकनेस जो माइस्थेनिया ग्रेविस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस में जो रीमाइलिनेशन होता है, मतलब जो माइस्थेनिया ग्रेविस से वापस ठीक होता है वो किस पैटर्न में होता है, तो हम बोलेंगे डिसेंडिंग। सब लास्ट में जो अफेक्ट हुआ है, जहां लास्ट में डीमाइलिनेशन हुआ है, वो पहले रिकवर देखने को मिलेगा। तो दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी एंड पैटर्न ऑफ द एलजीबीएस सिंड्रोम और जीबीएस सिंड्रोम। अब बात करते हैं टाइप ऑफ जीबीएस। टाइप ऑफ जीबीएस, कौन कौन से टाइप के जीबीएस देखने को मिलेगा। तो बेटा ये जीबीएस जो है वो मेनली 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का जीबीएस होता है, 4 प्रकार का जीबीएस होता है। एक जीबीएस होता है एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेशन, दूसरा होता है एक्यूट इन्फ्लामेटरी मोटर न्यूरल इन्वॉल्वमेंट, तीसरा होता है एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेंसरी एंड मोटर न्यूरोपैथी, तीसरा होता है मिलर फिशर सिंड्रोम। तीसरा क्या होता है, मिलर फिशर। चौथा क्या होता है, मिलर फिशर सिंड्रोम। तो जो जीबीएस सिंड्रोम है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। चलो हम लिख लेते हैं कौन कौन से 4 प्रकार का देखने को मिलता है जीबीएस सिंड्रोम। तो सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो होगा और जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा एआईडीपी। क्या देखने को मिलेगा, एआईडीपी। एआईडीपी, एआईडीपी क्या है, एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेशन, एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व, डीमाइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल या पॉलीन्यूरोपैथी बोल सकते हो, पॉलीन्यूरोपैथी। क्या देखने मिलेगा, पॉलीन्यूरोपैथी। दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, ये जो हमने पढ़ा ये मोस्ट कॉमन टाइप है एआईडीपी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन डीमाइलिनेशन ऑफ पॉलीन्यूरोपैथी। दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलजीबीएस। नेक्स्ट एलजीबीएस का कौन सा टाइप है, सेकंड है एएमएएन, अमन। इसमें क्या होगा, एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी। दैट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन। इसमें क्या होने वाला है, इसमें ओनली मोटर सिस्टम, ओनली मोटर इन्वॉल्वमेंट होगा, ओनली मोटर अफेक्ट होगा। ओनली अफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, मोटर अफेक्ट ओनली देखने को मिलेगा। तीसरा अगर मैं टाइप की बात करूं, थर्ड टाइप कौन से प्रकार का है, तो ये है एक्यूट मोटर एंड सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। क्या है, एक्यूट मोटर एंड सेंसरी
एक्सोनल न्यूरोपैथी। इस प्रकार के एलजीबीएस में, इस प्रकार के जीबीएस के अंदर अफेक्ट होता है बहुत सेंसरी एंड मोटार। तो इसमें कौन से प्रकार का होता है? मोटार एंड सेंसरी दोनों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, मोटार एंड सेंसरी दोनों इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। तीसरे प्रकार का है, लास्ट चौथे प्रकार का जो है दोस्तों, वो उसको हम बोलने वाले हैं मिलर फिशर सिंड्रोम। क्या बोलने वाले हैं? मिलर फिशर सिंड्रोम। मिलर फिशर सिंड्रोम। मिलर फिशर सिंड्रोम। मिलर फिशर सिंड्रोम क्या है? इसके अंदर ऑप्थेल्मोप्लेजिया और एप्थेल्मोप्लेजिया और रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा। इसमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें देखने को मिलेगा हमारे को ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया और एरिफ्लेक्सिया। ये कंडीशन इसमें देखने को मिलेगा, दैट इज द मिलर फिशर सिंड्रोम। तो हमारे चार प्रकार के जीबीएस हो गए। हम बात कर रहे थे कि जीबीएस कितने प्रकार का होता है, तो जीबीएस चार प्रकार का होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेशन पॉलीन्यूरोपैथी, एक्यूट मोटार एक्सोनल न्यूरोपैथी, एक्यूट मोटार एंड सेंसरी न्यूरोपैथी और मिलर फिशर सिंड्रोम। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मिलर फिशर सिंड्रोम में क्या स्पेसिफिक सिम्टम देखने को मिलेगा? ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया एंड एरिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा, दैट इज द टाइप ऑफ जीबीएस सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आने वाला है जीबीएस के अंदर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो सबसे फर्स्ट सिम्टम क्या आएगा? फर्स्ट और अर्ली सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? तो फर्स्ट एंड अर्ली सिम्टम देखने को मिलेगा पैरेस्थीसिया, पैरेस्थीसिया, टिंगलिंग सेंसेशन, पैरेस्थीसिया, टिंगलिंग और लेग वीकनेस एंड पेन, ये सिम्टम देखने को मिलेगा, दैट इज द अर्ली सिम्टम। तो अर्ली सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? पैरेस्थीसिया, टिंगलिंग, लेग वीकनेस और लेग में पेन देखने को मिलेगा, दैट इज द अर्ली सिम्टम। याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अर्ली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द जीबीएस सिंड्रोम क्या है, तो आपने बताना अर्ली ये देखने को मिलता है। उसके बाद क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? तो उसके बाद प्रोग्रेसिव रहेगा, धीरे धीरे ये असेंडिंग वीकनेस रहेगा, प्रोग्रेसिव वीकनेस। प्रोग्रेसिव असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलेगा। प्रोग्रेसिव असेंडिंग वीकनेस क्या होता है? तो प्रोग्रेसिव असेंडिंग वीकनेस, जो ये हमारी बॉडी है, ये हमारे स्ट्रक्चर है, ये हमारी बॉडी है, इस प्रकार से वीकनेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले लोअर लेग में, उसके बाद अपर लिम्ब के अंदर, उसके बाद बल्बार, उसके बाद रेस्पिरेटरी मसल्स में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस प्रकार से वीकनेस देखने को मिलेगी। चलो हम लिखते हैं किस प्रकार से क्या प्रोग्रेसिव असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलेगा। तो असेंडिंग पैरालिसिस, असेंडिंग पैरालिसिस, असेंडिंग पैरालिसिस के बाद में एरिफ्लेक्सिया। याद रखना इसमें क्रेनियल नर्व अफेक्ट होती है, कौन सा? तो 7 स्पेशली क्रेनियल नर्व 7th नंबर का अफेक्ट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, तो रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, ऑटोनोमिक अनस्टेबिलिटी,
autonomic instability, like BP, heart rate, and sweating. तो आपने जीबीएस वाले पेशेंट अगर देखे होंगे तो जीबीएस वाले पेशेंटों के अंदर आपने हार्ट रेट फ्लक्चुएशन देखने को मिला होगा, बीपी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, और पेशेंट के अंदर आप 2 ही मिनट के अंदर, 1 ही मिनट के अंदर पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलता है। इसका मतलब पेशेंट के अंदर कौन सा सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो आपको इस प्रकार का सिम्टम देखने को मिलेगा। कौन सी क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर देखने को मिलता है, तो सेवंथ क्रेनियल देखने को मिलता है, और सेवंथ क्रेनियल नर्व की वजह से क्या हो जाएगा, तो आपने बोलना है फेशियल पाल्सी। तो आपसे पूछ ले कि जीबीएस वाले सिंड्रोम के अंदर कौन सी पाल्सी देखने को मिलेगा, तो आपने बोलना है फेशियल पाल्सी। क्या देखने को मिलेगा, फेशियल पाल्सी। तो ये हमें जीबीएस वाले सिंड्रोम के अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्ट देखने को मिलेगा। अर्ली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पैरास्थेसिया, टिंगलिंग, लेग सेंसेशन और लेग वीकनेस देखने को मिलेगा। उसके बाद में असेंडिंग पैरालिसिस और असेंडिंग वीकनेस हो जाएगा, जिसमें रिफ्लेक्सिया भी हो जाएगा, क्रेनियल नर्व सेवंथ का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। दैट इज द मोस्ट सीरियस, मोस्ट फेटल सिम्टम, ये मोस्ट फेटल सिम्टम है। उसके बाद ऑटोनॉमिक अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या देखने को, नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करवाने वाले हैं। अब हमें इतना सारा पता चल गया, तब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो आप खुद ही बताओ क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करवाएंगे। तो सर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन जो है वो सबसे पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। क्या करने वाले हैं हम, हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करने वाले हैं। दैट इज द प्राइमरी टूल टू क्रिएट द एनी डायग्नोसिस। किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस बनाने के लिए हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे तो पेशेंट हमें क्या बताएगा, पेशेंट बताएगा अचानक से मैं रात में आराम से सोया था, लेकिन सुबह उठा तो मेरा एक पैर नहीं हिल रहा था, दूसरा पैर भी नहीं हिल रहा था, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा था। तो मुझसे बात रहेगी कि अच्छा बताओ ये कैसे हुआ। तो पेशेंट आपको बताएगा कि मैं शायद 1 महीने पहले घूमने गया था, तो मैंने वहाँ बाहर खाना खाया था, उसके बाद में मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया था, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया जैसा देखने को मिलेगा, और उसके बाद में धीरे धीरे वो तो ठीक हो गया, लेकिन ये पैरों में जो वीकनेस है और पैरास्थीसिया ये देखने को मिल गया। तो हमें दिमाग में आएगा हो सकता है कि शायद कंपाइलोबैक्टर बैक्टीरिया की वजह से हो गया होगा। या पेशेंट बोलेगा कि मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ था, मुझे वायरस इन्फेक्शन हो गया था, या एपिस्टन बेयर वायरस का इन्फेक्शन हो गया था, मैं उससे तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद में मुझे ये सिम्टम देखने को मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स होगा। तो हिस्ट्री कलेक्शन किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में आपको पता है हम 2 चीजें देखते हैं, एक देखते हैं सब्जेक्टिव, दूसरा देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग और सब्जेक्टिव फाइंडिंग। सब्जेक्टिव फाइंडिंग में अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, तो सब्जेक्टिव में पेशेंट और पेशेंट इंफॉर्मेशन। तो पेशेंट इंफॉर्मेशन क्या देगा, वो बोलेगा कि सर सडन मसल वीकनेस हो गया, सडन वीकनेस। फर्स्ट कहां बताएगा, तो वो बताएगा फर्स्ट लोअर लिम्ब, फर्स्ट कहां हो जाएगा, लोअर लिम्ब में हो जाएगा। उसके बाद वो बताएगा अपर लिम्ब। उसके बाद हम पूछेंगे अच्छा ये ऐसे कैसा हुआ, तो वो बोलेगा फॉलोड बाय, ऐसा क्यों हो गया सर, इससे पहले जो मुझे हुआ था, मुझे नोजिया हुआ होगा, वोमिटिंग हुआ होगा और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रही होगी। तो जब ये ऐसी बात बताएगा तो हमारे दिमाग में आएगा कि शायद ये कंपाइलोबैक्टर जेजुनम बैक्टीरिया की वजह, जेजुनम बैक्टीरिया की वजह से अफेक्टेड हुआ होगा और ऐसा सिम्टम देखने को मिला होगा। तो वो हमें इंफॉर्मेशन बताएगा तो हम उसे समझ जाएंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग में हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर फाइंडिंग ऑब्जर्वेशन करेंगे। लाइक हम वाइटल साइन असेसमेंट करने वाले हैं, वैसे ना हम पेशेंट के देखेंगे तो पेशेंट में हमें असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलेगा, असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलेगा, ये से नो।
उसके बाद हम बात करेंगे तो पेशेंट में एयर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा। हम पेशेंट का डीप टेंडन रिफ्लेक्स असेसमेंट किया, वो हमें एयर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा। ये ना पटेलर रिफ्लेक्स असेसमेंट किया है ना, असिलस रिफ्लेक्स असेसमेंट किया, वो हमें एयर रिफ्लेक्सिया देखने को मिला। तो इस प्रकार से हम उस पेशेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग असेसमेंट करेंगे। और ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग असेसमेंट करने के बाद में जो हमारे पास में किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस बनाने के लिए जो कंफर्मेटरी टूल है, दैट इज द लैब टेस्ट। नेक्स्ट हम करने वाले हैं लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों, तो लैब टेस्ट के अंदर हम करने वाले हैं सीएसएफ एग्जामिनेशन। और सीएसएफ एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो सीएसएफ एग्जामिनेशन के अंदर हमें एल्ब्यूमिन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, प्रोटीन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, जबकि डब्ल्यूबीसी जो है नॉर्मल देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, हम बात करेंगे अभी। तो लैब टेस्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, लैब टेस्ट के अंदर हम देखने वाले हैं सबसे पहले सीएसएफ एग्जामिनेशन करने वाले हैं। और जब हम सीएसएफ एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें देखेंगे यहाँ पर हमें इंक्रीज प्रोटीन देखने को मिलेगा, प्रोटीन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। बट नॉर्मल डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेगा। डब्ल्यूबीसी क्या रहेगा, नॉर्मल, लेकिन प्रोटीन क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा। स्पेशली कौन सा प्रोटीन देखने को मिलेगा, तो एल्ब्यूमिन। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, एल्ब्यूमिनो। एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन, ये देखने को मिलेगा। तो प्रोटीन सीएसएफ एग्जामिनेशन करेंगे, जब हमारे पास में रिपोर्ट आएगी तो प्रोटीन ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि डब्ल्यूबीसी नॉर्मल होगा। वैसे हम ये पढ़ चुके हैं कहां पर, जब हमने न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट पढ़ा तो मैं आपको बताया था क्यों देखने को मिलेगा। तो देखो बेटा, ये जब प्रोटीन क्यों बढ़ जाएगा, तो ये हमारा न्यूरॉन है ना, और न्यूरॉन के ऊपर क्या लगा हुआ है, माइलिन शीथ लगा हुआ है। अगर ये माइलिन शीथ डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये माइलिन शीथ डैमेज हो जाएगा तो यहाँ ब्लड वेजल्स में से क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रोटीन है वो इजिली क्रॉस करके चला जाएगा ब्लड ब्रेन बैरियर को, और कहाँ चला जाएगा, सीएसएफ में चला जाएगा। क्या, प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन सीएसएफ में चला जाएगा, डब्ल्यूबीसी तो गई नहीं, इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल देखने को मिलेगा। और वहां पर प्रोटीन में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन देखने को मिलती है, एल्ब्यूमिन, इसलिए एल्ब्यूमिन डिसोसिएशन देखने को मिलेगा। वहां से फिर प्लाज्मा प्रोटीन से एक एल्ब्यूमिन जो है वो अलग हो जाएगी, और इसमें एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिक डिसोसिएशन देखने को मिलेगा। तो सीएसएफ के अंदर क्या देखने, तो अगर हम पूछ ले कि एलजीबीएस वाले पेशेंट के अंदर में सीएसएफ एग्जामिनेशन करवाए तो क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन ज्यादा देखने को मिलेगा, और डब्ल्यूबीसी नॉर्मल देखने को मिलेगा। प्रोटीन ज्यादा क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो है माइलिन शीथ खराब हो जाएगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को प्लाज्मा प्रोटीन क्रॉस कर जाएगी और सीएसएफ में एंटर कर जाएगी, तो सीएसएफ के अंदर प्रोटीन का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा हम क्या टेस्ट करने वाले हैं, तो इसके अलावा हम टेस्ट करने वाले हैं नर्व कंडक्शन टेस्ट। नर्व कंडक्शन टेस्ट करने वाले हैं। इसके अलावा और हम सारे के सारे कंडक्शन, सारे के सारे टेस्ट हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं न्यूरोलॉजिकल असिस्टेड के अंदर। ईएमजी, ये ईएमजी करेंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा, डिक्रीज मसल एक्टिविटी। इसके बाद हम कौन सा टेस्ट करेंगे, एमआरआई। एमआरआई से क्या बताएगा, नर्व रूट एनहांसमेंट। और अगर हम रेस्पिरेटरी में पीएफटी करवाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। पीएफटी क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा, डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी। इंपॉर्टेंट चीजें ये याद रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि एलजीबीएस वाले पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा वॉल्यूम कम देखने को मिलेगा, तो आपने बोलना है वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि मसल्स वीकनेस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस हो जाएगा, तो हमें ये देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पेशेंट के अंदर, हमने डायग्नोसिस कर लिया, डायग्नोसिस करने के बाद हमें पता चल गया कि इस पेशेंट के अंदर जीबीएस है, तो हम क्या करने वाले हैं, मैनेजमेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं दोस्तों, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने वाले हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस का हम किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्यूट मैनेजमेंट।
एक्यूट मैनेजमेंट, इनिशियल मैनेजमेंट। तो आपको पता है कि हम एक्यूट मैनेजमेंट और इनिशियल मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम एयरवे पेटेंट करते हैं, और आपको पता है कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, O2 थेरेपी करना पड़ेगा। O2 थेरेपी के बाद में हमें यहाँ पर मैकेनिकल वेंटिलेशन करना पड़ेगा, इंट्यूबेशन करना पड़ेगा, इंट्यूबेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जीबीएस वाले पेशेंट के अंदर अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी मसल्स जो वीक हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो पहले ही हम पेशेंट को इंट्यूबेशन, मैकेनिकल इंट्यूबेशन कर लेंगे ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं हो। सडन रेस्पिरेटरी फेलियर होकर के अगर डेथ हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम पहले ही पेशेंट का पेटेंट कर लेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन इंट्यूबेशन हम कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी में आते ही हमने क्या करना है, सबसे पहले मैकेनिकल वेंटिलेशन इंट्यूबेशन करना है। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, तो उसके बाद में हम करने वाले हैं वाइटल साइन असेसमेंट करेंगे। क्या देखने वाले हैं, वाइटल साइन असेसमेंट। वाइटल साइन असेसमेंट से हमें क्या पता लगेगा कि ऑटोनॉमिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुआ है, ऑटोनॉमिक सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुआ। यहाँ पर हमें बीपी और हार्ट रेट ये हमें फ्लैक्चुएट देखने को मिलेगा, तो हम इसका ध्यान रखेंगे। इसका मतलब इसके अंदर ऑटोनॉमिक सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ऑटोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट के अंदर पोजीशन। तो ऐसे पेशेंट में हम कौन सा पोजीशन देंगे, हेड एंड एलिवेशन। ये हमारा इनिशियल मैनेजमेंट हो जाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग इंटरवेंशंस हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर करते हैं कि क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, हम मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, वो हम करने वाले हैं। उसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर हम क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो इसके अंदर मैनेजमेंट करने वाले हैं, आईसीयू पेशेंट में लेंगे, ये पेशेंट को हम आईसीयू में करेंगे। तो पोस्ट एक्यूट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, पोस्ट एक्यूट मैनेजमेंट, पहला वाला एक्यूट मैनेजमेंट, अभी पोस्ट एक्यूट मैनेजमेंट। तो पोस्ट एक्यूट मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को शिफ्ट करेंगे आईसीयू में। कहाँ करेंगे, पेशेंट को आईसीयू में, आईसीयू मॉनिटरिंग करेंगे, आईसीयू मॉनिटरिंग करेंगे फॉर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक अरेस्ट वाला। ऐसा तो नहीं हो, रेस्पिरेटरी अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट नहीं हो, इसको मॉनिटर कंटिन्यूली मॉनिटर करने वाले हैं। उसके बाद ऐसे पेशेंटों के अंदर जो हमें इमीडिएट इंटरवेंशन करना चाहिए, इमीडिएट हमें मेडिकल जो मैनेजमेंट करेंगे वो आईवीआईजी थेरेपी करेंगे और प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे। दोनों एक साथ नहीं करेंगे, या तो हम आईवीआईजी करेंगे या फिर प्लाज्मा फेरेसिस करने वाला है। तो अगर हम पेशेंट को इमरजेंसी में आए, हमारे पास में आया, आईसीयू में आया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आईवीआईजी देंगे, आईवीआईजी देंगे। आईवीआईजी का जो साइकिल है वो 5 दिन तक देते हैं। क्या डोज रहने वाली आईवीआईजी की, आईवीआईजी की अगर मैं डोज की बात करूं तो 0.4 kg पर डे इंटू 5 दिन, 5 दिन तक करेंगे ऐसा, आईवीआईजी देंगे। क्या देने वाले हैं हम, आईवीआईजी। डोज क्या रहने वाला, 0.5 kg पर डे, 5 दिन तक ये साइकिल हम कंटिन्यू चलाएंगे, एक भी साइकिल हमें मिस नहीं करना है। आईवीआईजी क्या करने वाली है, तो हमने माइस्थेनिया ग्रेव्स में पढ़ा था, ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज द एंटीबॉडी, ये न्यूट्रलाइज द एंटीबॉडी करने वाला है। इसके साथ में हम क्या करने वाले हैं, तो इसके साथ में हम करने वाले हैं प्लाज्मा फेरेसिस। नेक्स्ट इंटरवेंशन हम क्या करने वाले हैं, तो प्लाज्मा फेरेसिस। दोनों एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। प्लाज्मा फेरेसिस दोनों एक साथ नहीं करना है, प्लाज्मा फेरेसिस और आईवीआईजी एक साथ नहीं करना है, या तो हमने प्लाज्मा फेरेसिस करना है या आईवीआईजी करना है। प्लाज्मा फेरेसिस क्या करेगा, प्लाज्मा फेरेसिस करेगा रिमूव एंटीबॉडी, जो हार्मफुल एंटीबॉडी थी उसको रिमूव करेगा, रिमूव एंटीबॉडी फ्रॉम प्लाज्मा, प्लाज्मा एक्सचेंज कर देते हैं इसके अंदर, क्या कर देते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज कर देते हैं। तो दैट इज द प्लाज्मा फेरेसिस एंड आईवीआईजी। इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, तो हमने मैकेनिकल वेंटिलेशन पर पेशेंट को लेना है और मैकेनिकल वेंटिलेशन मॉनिटर करना है, मैकेनिकल वेंटिलेशन। चलो मैकेनिकल वेंटिलेशन हमने पहले पढ़ लिया, मैकेनिकल वेंटिलेशन हम कर लेंगे। इसके अलावा हमने क्या इंटरवेंशन करना है, पेन रिलीफ, ध्यान रखना है पेन रिलीफ,
पेशेंट को पेन होगा पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से। कभी कभी इस पेशेंट के अंदर इतना पेन होता है छोटे से, अगर कंबल का वेट भी इनको लगेगा कि जैसे मेरे पर हाथी रख दिया है, छोटा सा कम पेन भी इनको ज्यादा पेन देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। मोस्टली ये जो न्यूरेलजिया वाला जो पेन देखने को मिलेगा ये स्पेशली इन द नाइट में ज्यादा देखने को मिलेगा एलजीबीएस वाले पेशेंटों के अंदर, तो हमने याद रखना है पेन रिलीफ। पेन रिलीफ। नेक्स्ट डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस। डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस, डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस में हमने क्या क्या देना है, हमने डीवीटी पंप लगाएंगे, कितना प्रेशर लगाएंगे, स्टोकिंग लगाएंगे, वो सारा एक जगह हम पढ़ेंगे। डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस हम पढ़ेंगे। तो डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस में अभी आप बता देता हूँ, हम एंटीकोगुलेंट थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, हिपेरिन स्टोकिंग पहना देते हैं और डीवीटी पंप हम यूज कर लेते हैं। लेग को थोड़ा एलिवेशन कर देते हैं क्योंकि लोअर लिम्ब के मसल जो वीकनेस हो जाएगा तो विनस ड्रेनेज नहीं होगा, विनस ड्रेनेज नहीं होगा तो ब्लड वहीं एक्यूमुलेटेड रह जाएगा, तो उसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का बहुत ही ज्यादा चांस रहता है। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस अगर हो गया, अगर पेशेंट के अंदर डीवीटी हो गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा तो पेशेंट के अंदर डेथ हो जाएगा। वन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द एलजीबीएस पेशेंट आफ्टर मेंटेन द एयरवे पेटेंट। एयरवे पेटेंट मेंटेन करने के बाद में पेशेंट के अंदर मरने का मुख्य कारण है दैट इज द डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा। यस या नो? ओके, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, न्यूट्रिशन एंड बाउल मैनेजमेंट। न्यूट्रिशन 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 कहना कैसा देने वाले हैं, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर डाइट। इस प्रकार से हम डाइट मैनेजमेंट करेंगे। तो दैट इज द इनिशियल मैनेजमेंट और पोस्ट एक्यूट मैनेजमेंट जो कि हमारा मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आ गया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, दैट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट हम इस पेशेंट में क्या करने वाले हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करने वाले हैं दोस्तों इसके अंदर, तो सबसे पहले अगेन हमने वही ध्यान रखना है, क्या एयरवे पेटेंट करना है, यस करना ही पड़ेगा। वाइटल साइन देखना है, यस। पोजीशन, हेड एंड एलिवेशन एंड टू हार्ली चेंज टू प्रिवेंट बेड सोर। 100% ध्यान रखना है, ऐसे पेशेंटों के अंदर बेड सोर होने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है, तो हमने पेशेंट की पोजीशन हर 2 घंटे में चेंज करना है ताकि पेशेंट को बेड सोर नहीं हो। अगर बेड सोर हो जाएगा तो पेशेंट के अंदर और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, जो जल्दी ठीक होने वाला पेशेंट है वो लेट ठीक हो जाएगा, इससे रिसोर्सेस वेस्ट होगा। और एक एक इंडिविजुअल है, किसी का भाई हो सकता है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकता है, वो वहाँ पड़ा रहेगा तो फैमिली को क्या कैसा लगेगा। तो हमने बेड सोर होने का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, प्रिवेंट करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मॉनिटर द एयर पैटर्न एंड ऑक्सीजन, तो एयर पैटर्न मॉनिटर हमने लिख लिया। इसके अलावा हमने क्या मैनेजमेंट करना है, एक्सरसाइज, ROM एक्सरसाइज। आई केयर, माउथ केयर टू प्रिवेंट VAP वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। सक्सनिंग एज नीडेड, क्योंकि पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब रहेगा या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब रहेगा तो पेशेंट को सक्सनिंग करना है। ये भी क्यों ध्यान रखना हमें, टू प्रिवेंट वेप एंड एयरवे पेटेंट, ये हमने ध्यान रखना है। इसके अलावा हम और क्या ध्यान रखेंगे, मॉनिटर द कॉम्प्लिकेशन, मॉनिटर द साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, तो मॉनिटर द साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। मॉनिटर कॉम्प्लिकेशंस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
एलजीबीएस वाले पेशेंटों में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? अभी रिसेंटली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा था, जो नॉर्सेट का मेंस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि एलजीबीएस की जानलेवा कॉम्प्लिकेशन क्या है, एलजीबीएस वाले पेशेंटों के अंदर मरने का मुख्य कारण क्या है? रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाना। तो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है? रेस्पिरेटरी फेलियर। मोस्ट फेटल कॉम्प्लिकेशन। उसके अलावा कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, एस्पिरेटरी निमोनिया, एस्पिरेशन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और मसल्स वीकनेस है जो परमानेंट रह सकता है, रेजिडुअल वीकनेस। अगर इसमें से पूछे सबसे जानलेवा क्या है तो दैट इज द रेस्पिरेटरी फेलियर, द मोस्ट फेटल। सेकंड मोस्ट की बोलूं मैं तो कार्डियक अरेस्ट, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन ऑन डीवीटी, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा एलजीबीएस वाले पेशेंटों के अंदर। तो अभी हमने एलजीबीएस वाले पेशेंट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। एलजीबीएस वाले पेशेंट के अंदर में इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं फिर से बता देता हूं, एलजीबीएस पेरिफेरल डीमाइलिनेशन है। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं कि जो हमें 100% याद रखना ही रखना है वो ये है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने याद रखने वाली बात ये है हमारे पास एलजीबीएस का दूसरा जो नाम है वो है एलजीबीएस, डीमाइलिनेशन पेरिफेरल नर्व का याद रखना है। वीकनेस कैसा होगा? असेंडिंग वीकनेस याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कौन मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑटो इम्यून। तीसरा कौन सा बैक्टीरिया है? कंपाइलोबैक्टर बैक्टीरिया। चौथा पैथोफिजियोलॉजी याद रखने का जरूरत नहीं है। टाइप भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, नहीं तो नहीं पूछते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट, अर्ली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्यों है क्या है, और मोस्ट फेटल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, ये याद रखना है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में भी आपको बहुत ज़्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने याद रखना है। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है कि सीएसएफ के अंदर क्या बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहला मैनेजमेंट हो जाएगा हमारा एयरवे पैटर्न और इंट्यूबेशन करना। बाकी प्लाज्मा फेरेसिस आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लाज्मा आईवीआईजी देंगे या प्लाज्मा फेरेसिस कराएंगे, दोनों साथ में देंगे, वो अलग अलग पूछ सकते हैं। और मोस्ट कॉमन सीरियस फेटल कॉम्प्लिकेशन अगेन आपने याद रखना है रेस्पिरेटरी। ये एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, दोबारा से फिर से पूछ सकते हैं आपके पास में ये क्वेश्चन। अब हम थोड़ा इनमें से सारा ले लेते हैं कि माइस्थेनिया ग्रेविस में भी मसल वीकनेस देखने को मिलता है और एलजीबीएस में भी मसल्स वीकनेस देखने को मिलता है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो देखो बच्चे, अगर ये हम इमेज से हम देखते हैं, जिसका भी इमेज है हम सिर्फ स्टडी के पर्पज से यूज ले रहे हैं, ये है देखो माइस्थेनिया ग्रेविस में जो हो रहा है ना बच्चे, वो क्या हो रहा है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है। किसका जंक्शन डिसऑर्डर है? यहाँ का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर है। जबकि एलजीबीएस वाला जो जीबीएस वाला डिसऑर्डर किसका है? ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, माइलिन शीथ है वो क्या हो गया? डीमाइलिनेशन हो गया। इस प्रकार का डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। दोनों में कोज सेम है, ऑटोइम्यूनिटी की वजह से देखने को मिलता है, इसमें भी ऑटोइम्यूनिटी की वजह से देखने को मिलता है। इसमें जो माइस्थेनिया ग्रेविस में देखने को मिलता है ये कहीं पर भी हो सकता है, पिरिवेट हो सकता है। ये शुरू कहाँ से होगा? हमेशा शुरू से होगा, लोअर लिम्ब से शुरू देखने को मिलेगा। तो मेजर आपको डिफरेंस में बात करें तो आपने बता देना है कि एलजीबीएस में नो सिग्नल ट्रांसमिशन हो जाता है, इसके अंदर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है, राइट। दोनों का ऑटोइम्यून कोज देखने को मिलेगा। एलजीबीएस के अंदर पहले मसल वीकनेस देखने को मिलेगा असेंडिंग, माइस्थेनिया में बल्बार और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके बाद थोड़ा बहुत क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के लिए याद करने के लिए भी मैं आपको एक इमेज का सहारा ले लेते हैं हम, जो कि हमारे लिए बेटर रहने वाला है। तो जीबीएस सिंड्रोम में क्या देखने मिलेगा? पहली बात, जीबीएस सिंड्रोम क्या है? तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। क्या है?
तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, क्विक रिवीजन के लिए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसमें क्या देखने को मिलता है, मसल वीकनेस, पहले कौन सा देखना है, ये देखने को मिलता है, उसके बाद ये देखने को मिलता है, उसके बाद क्या देखने को मिलता है, तो उसके बाद ये नेक वाला, उसके बाद रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस देखने को मिलता है। क्या पैथोफिजियोलॉजी सर, ये माइलिन से इतना ये डीमाइलिनेशन हो जाती है, इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है और डीमाइलिनेशन देखने को मिलता है। तो और रिस्क फैक्टर क्या है, तो कंपाइलोबैक्टर बैक्टीरिया है, सीएमवी है और कोविड-19 है और सर्जरी की वजह से देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले अर्ली सिम्टम देखने को मिलेगा टिंगलिंग सेंसेशन। क्या देखने को मिलेगा, टिंगलिंग सेंसेशन, लेग वीकनेस देखने को मिलेगा, एरिप्लेक्सिया एंड रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। इंटरवेंशन में हम क्या करने वाले हैं, आईवीएजी करने वाले हैं और सपोर्टिव नर्सिंग केयर करने वाले हैं। अगर आप डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करेंगे तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, हम सीएसएफ एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें प्रोटीन का लेवल ज्यादा देखने को मिल सकता है, दैट इज द एलजीबीएस सिंड्रोम, जो कि हमने बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर बहुत अच्छा समझ में आया है तो मुस्कुराइए और ऐसे ही थैंक यू बोल दीजिए। आपका ऐसे मन में बोला हुआ थैंक यू भी मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। थैंक यू वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए ग्रेट लाइफ।